जय हिंद विद्यार्थियों, मैं अनुज कौशिक आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपनी सीरीज में जीके का भंडारा। और ये जीके का भंडारा उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो जीएस के पेपर में 100% अपना क्या करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर पेपर के लिए नहीं है, ये सभी पेपरों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं अगले 5-6 महीने तक तो आप देखेंगे कि आपके जीके का या जीएस का स्तर आपका क्या हो चुका है, यानी कि आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपसे कोई भी एग्जाम बचने नहीं वाला होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और डे बाय डे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी कोई ना कोई सीरीज लेकर आते हैं, कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूरी हेल्पफुल साबित होगी। तो बिना देरी किए अपने चलते हैं ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पहले एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, और ऐसे फैक्ट हम क्लियर करने वाले हैं जो हम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। कोई चीज़ रटने नहीं वाले हैं। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो जाइए। कॉपी पेंसिल सबके हाथों में होनी चाहिए। बिना कॉपी पेंसिल के कोई भी वीडियो ना देखे, क्योंकि एक शिद्दत से पढ़ने वाले स्टूडेंट और जो अपने करियर को समझता है, करियर को इम्पोर्टेंस देता है, वही क्या नाम है नोट्स बनाता है। और नोट्स बनाने भी चाहिए, क्योंकि नोट्स ही हमें एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने में आसानी होती है और हम उसे अच्छे से याद कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। धारासी को अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? धारासी को अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया, यानी कि कौन सा भाई के साथ मारा गया? तो हम बता दें, यदि आपसे पूछ ले कि ऐसा युद्ध बताइए, वह कौन सा युद्ध था या कौन दो भाइयों के बीच युद्ध लड़ा गया जो सिंहासन के लिए युद्ध लड़ा गया, तो ऐसा हम नाम बता दें कि दोनों भाई कौन से थे। तो धारासिकों को औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने किसमें, कौन सा युद्ध था? देवराय के युद्ध में 1659 ईस्वी में क्या दिया? हरा दिया। और इसके बाद इसको क्या कर दिया? मार दिया। बात क्लियर है यहाँ पर। धारासिको, दो भाई औरंगजेब और धारासिको, देवराय का युद्ध हुआ 1659 में, और क्या कर दिया? इसको फिर मार दिया हराने के बाद। ठीक है, तो ऐसा संघर्ष जो सिंहासन के लिए लड़ा गया, किन दो भाइयों के बीच लड़ा गया? औरंगजेब और धारासिको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जल्दी से अगर आपको कुछ भी आंसर इनका पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ही हमें साथ चाहिए और इस पराक्रम को, परिवार को, अपने को बड़ा बनाना है, इस लेवल पर पहुंचाना है कि ये अच्छों को टक्कर दे सके। ठीक है ना, तो आपके ही भरोसे हैं हम, है ना। तो चलते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसे अगर हम बात करें, इसको बनवाया किसने? तो अकबर ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने इसका निर्माण करवाया। और निर्माण कब करवाया? गुजरात विजय के दौरान, यानी जब उसने गुजरात पर विजय की तो उसने क्या कराया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अच्छा, एक क्वेश्चन हो जाता है, ये मतलब उत्तर प्रदेश में तो है और फिर मतलब कौन से शहर में है? तो इसका हम ले लेंगे फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, अगर हम जोड़ना चाहें, क्या बन सकता है कि भाई इसका आकार कैसा है, बुलंद दरवाजे का आकार कैसा होगा? तो इसको हम अर्ध गुंबदीय कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? अर्ध गुंबदीय। अर्ध गुंबदीय इसका आकार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आधे गोले के समान, जैसे मस्जिद होती है। अपना अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जो है, चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे? बात क्लियर है। तो जाने जाते थे किस नाम से? चाणक्य। चाणक्य को क्या कहते थे हम? कौटिल्य कहते थे। क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते थे। और इनका एक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। बिल्कुल ऐसे शिक्षक थे, ऐसे शिक्षक हुए चाणक्य। चाणक्य नीति से अपने से ऐसे शिक्षक बने कि भाई किसी भी साधारण इंसान को उन्होंने क्या करा दिया? मगध की गद्दी पर बैठा दिया। बिल्कुल ये असंभव कार्य था, लेकिन हमें
चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से ये सीखना चाहिए कि गुरु जो होना चाहिए वह चाणक्य की तरह होना चाहिए, अपने शिष्य को सही दिशा दिखाए, और जो शिष्य होना चाहिए वह चंद्रगुप्त मौर्य की तरह हो, जो अपने गुरु को सर्वोपरि मानकर और मतलब उन पर पूर्ण विश्वास करके आगे की ओर बढ़े। तो इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसी चंद्रगुप्त में है। चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखा एक महान शासक बनने का, और उसे ये पता थी कि ये इच्छा शक्ति मेरे अंदर ही है, जिससे मैं अपने नक्षत्रों को बदलकर इस पूरे क्या कर सकता हूं, साम्राज्य का अधिकारी बन सकता हूं। इसी तरीके से बनिए चंद्रगुप्त की तरह, कुछ भी असंभव नहीं है। कोई सड़क का, गली का लौंडा एक क्या बन सकता है, एक जब मगध का सम्राट बन सकता है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता है ना। तो अपना अगला क्वेश्चन है भारत में, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ये क्या थे, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य क्या थे, ये तक्षशिला में क्या थे, शिक्षक थे, तक्षशिला में शिक्षक थे। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, सकता नहीं, पूछा जा चुका है अर्थशास्त्र। और आगे भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल होते हैं, यानी कि पूरा एकदम ये याद करके रखिए, कई बार पूछे जाएंगे और आगे भी आने की पूरी संभावना है 100%। तो अपना अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए। तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के बात आती है किसने चलवाए, तो यहाँ पर हम नाम ले लेंगे यूनानियों का। किसने, यूनानियों का नाम ले लेंगे। और अगर बोले कि सबसे अधिक किसने चलवाए, तो सबसे अधिक चले भैया गुप्त वंश में। कहाँ चले, गुप्त वंश में चले। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए गए। अगर गुप्त वंश ऑप्शन में ना दे तो कुषाण वंश लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों में सोने के सिक्कों का क्या चल गया, बहुत प्रचलित हो गए, और इन्होंने क्या कर लिया, बहुत फेम पा लिया, और सोने के सिक्के धड़ाक देसी क्या नाम चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज की हम बात कर लें तो रो एंटेजन ने की। किसने, रो एंटेजन ने क्या करी, एक्स किरणों की खोज करी। तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की। तो यहां आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्या नाम है इसका, धर्मपाल शासक। पाल वंश का धर्मपाल नामक शासक ने क्या करी, बौद्ध अनुयायियों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, हम एक चीज और जान लेते हैं, ये कैसा था, ये कौन से धर्म को मानने वाला था। तो जब इसने क्या काम किया, बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया, तो ये कैसा था, बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध अनुयायी था। अब बौद्ध अनुयायी था तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक का नाम है हरिभद्र। क्या नाम है, हरिभद्र। तो हरिभद्र कौन था, तो हरिभद्र धर्मपाल की राजसभा में, धर्मपाल की राजसभा का क्या था, एक प्रकांड विद्वान था। कौन था, हरिभद्र। और हम इसके बारे में एक बात और कर लें तो इसने अपने अभिलेख में खुद को ही परम सौगात की उपाधि भी दी है, खुद को, यानी कि इसने खुद को ही दे दी परम सौगात की उपाधि। यानी परम सौगात माने क्या होता है, परम सौगात का मतलब हो गया आपके लिए, यानी कि मैं क्या हूं, इस पाल वंश के लिए एक सौगात बनकर आया हूं, परम सौगात की उपाधि यह है। तो आप निश्चिंत होकर, मैं फिर कह रहा हूं, आप निश्चिंत होकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं आपको आपके एम के ही तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो टैग लाइन है वह यही है, उम्मीदों की उड़ान, ग्रेट एम। ग्रेट एम के पीछे हम पड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर एक दिन सफलता भी हमें मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या आशय है। आप जानते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना कि जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें यही आता है, हम भारत के लोग। तो इस हम भारत के लोग का आशय क्या है, इसका क्या है, इसका मतलब है कि जो संविधान है, संविधान का जो मूल स्रोत है, क्या नाम है, मूल स्रोत है, वह स्रोत क्या है, वह स्रोत क्या है, भारत की जनता। भारत की जनता ही क्या है,
मूल स्रोत है, यानी सभी शक्तियां आकर कहाँ रुक जाती हैं? भारत की जनता पर। भारत की जनता ही शक्तियों का, भारत की ही जनता क्या है? शक्तियों का केंद्र बिंदु कह सकते हैं। क्या है? केंद्र बिंदु है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाने वाला है, और ये ही क्या है हमारा, इतना जानने के लिए इसके पर्याप्त है। सोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, कोई भी पीसीएस के लिए, या फिर एसएससी के लिए, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम ये सीरीज नहीं चला रहे हैं, और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। लेकिन आप यानी कि आपको सफलता दिलाने के बाद ही आप इसे देखना बंद कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे बरकरार देखते रहिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन 8 है, कब राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो यहाँ हमारा डायरेक्ट हम आंसर लिख लेते हैं 1956 ईस्वी में, यानी कि वर्ष 1956 में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जब भारत देश विभाजन हुआ, यानी कि उसके बाद ये मांग उठने लगी कुछ राज्यों में से कि हमें क्या चाहिए? भाषा के आधार पर एक नया राज्य चाहिए। तो नया राज्य जैसे चाहिए, तो नया राज्य चाहने के बाद कुछ लोग जैसे तमिल भाषी थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने मांग उठाई, और इनके एक नेतृत्वकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक विशाल प्रकार का क्या किया गया? आमरण अनशन किया गया। और आमरण अनशन में 58 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुलु की क्या होगी? वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब ये जो आंदोलन था इसने और व्याग्र रूप ले लिया, जिससे कि सरकार को भाषा के आधार पर एक नया प्रदेश बनाना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को नया प्रदेश आंध्र प्रदेश बनकर तैयार हो गया, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य था। इसके बाद और भी राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने की मांग करने लगे। उसके बाद कई कमेटियां बनी, जिसमें एक फजल अली आयोग आया, और उसने राज्य पुनर्गठन आयोग की जो मांग थी उसको 1956 में पूरा किया, जिससे कि हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर तैयार हो गए। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों का प्रबंधन अथवा विस्थापन या विन्यास क्या कहलाता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाने वाला है पर्ण विन्यास। क्या हो जाने वाला है? पर्ण विन्यास हम इसको कह सकते हैं, पर्ण विन्यास, या इसको हम फाइलोटैक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी भी इसको कहा जाता है, फाइलोटैक्सी भी कहा जाता है। बात क्लियर है? यहाँ पर बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? देशांतर यानी कि ये मैंने अपनी पृथ्वी बनवा दी और ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं क्या है? इधर और इधर, इस देशांतर और इस देशांतर के बीच कितना है? 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर माने अगर ये किसको दाएं बढ़ जाती है, यानी लेफ्ट बढ़ जाती है, तो 4 मिनट की कमी हो जाती है, और बाएं बढ़ जाती है तो 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो 4 मिनट का क्या होता है? 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हमने शुरुआत की, और एंड भी हमने इसी तरीके से किया। तो आप बिल्कुल हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जीके के भंडारे में निरंतर फॉलो करते रहिए, ताकि हमारी वीडियो आप पर डेली पहुंच सके और आपको लाभ मिल सके। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, और एक आप लाइक कर सकते हैं हमारी मेहनत के लिए। आपको कंटेंट लाते हैं, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ता है, और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, और हमें उसका क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, अब कल अपनी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।